फिर इस बात को खान सर ने दोहरा दिया, हाँ विकास दिव्यकीर्ति सर ने दोहरा दिया, बिल्कुल सर, मैं यही कह रहा था। चंद्रचूड़ सर, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बिल्कुल दोहरा दिया, जी। द वुमेन हु कट ऑफ हर ब्रेस्ट टू प्रोटेस्ट द टैक्स, महिला जिसने अपना स्तन काट दिया टैक्स के विरोध में। हेलो, मैं प्रेम सागर और आप देख रहे हैं इंडस इलॉजिकल। और जैसा कि हमने बताया था कि मैं ब्राह्मणवाद का जो दूसरा भाग होगा मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा जो ब्राह्मणवाद का जो पहला हिस्सा था वो आपने देखा होगा, और मैं दावा कर सकता हूँ कि आपने जब वो पूरा पॉडकास्ट देखा होगा तो आप सोचने के लिए बाध्य हो गए होंगे। चलिए, समय को ज़्यादा ना गवाते हुए हम सीधे पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। पंकज सर की तरफ रुख करते हैं और पूछते हैं उनसे कुछ सवाल। सर, वेलकम टू द शो वंस अगेन। और जैसा कि हमारा जो पॉडकास्ट था ब्राह्मणवाद के ऊपर, तो सर ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। लेकिन उससे पहले सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो पिछला पॉडकास्ट हुआ इसके ऊपर कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे? कैसा हाँ हाँ, आपने अच्छा किया ये बोल दिया। तो जी, बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये 3 एपिसोड में है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी आगे भी कवर करेंगे। तो वहाँ भी कुछ लोगों को लगा कि हम लोग कवर नहीं किए, जो कि करना चाहिए था जी, जबकि 2 एपिसोड और है जो हम लोग ने बताया भी था। बिल्कुल सर। जैसे क्रिकेट की ही बात है, तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर विराट कोहली से महान प्लेयर कौन अभी आया है इंडिया में, तो आपने तो इसका नाम ही नहीं लिया। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आप बैंग ऑन टारगेट हो। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि केवल विराट कोहली क्या, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा। जी, रविंद्र जडेजा तो मुझे लगता है कि पिछले 3-4 साल में उनसे बड़ा कोई टेस्ट प्लेयर ही नहीं है इंटरनेशनल सर्किट पे। ओके सर। ठीक है, भारत के जो सर्वकालिक महानतम क्रिकेटर जिनको मैं मानता हूं, कपिल देव को, बिल्कुल सर। है ना। जी, हालांकि उस एरा में भी मेरे पर्सनल फेवरेट तो अजहरुद्दीन थे और वर्ल्ड लेवल पे ब्रायन लारा थे, तो ये सब थोड़े ही ब्राह्मण है। तो आपने जो ये बात कहा है वो तो बिल्कुल आपने वैलिडेट कर दिया कि क्रिकेट में ब्राह्मणवाद नहीं है, टैलेंट है। जी, जिस ब्राह्मण में टैलेंट रहेगा वही आगे बढ़ेगा, और किसी और जात के क्रिकेटर में टैलेंट रहेगा तो वो आगे बढ़ेगा। वो आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ परेशानी क्या है कि अगर ब्राह्मण क्रिकेटर आगे बढ़ गए तो लोगों ने शुरू कर दिया कि ये ब्राह्मण क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है ना। ब्राह्मणवाद कब होता? जब कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप उसको 50-50 मैच खिलाए जा रहे हो केवल इसलिए कि वो ब्राह्मण है। ऐसा तो है नहीं। जी, कीर्ति आजाद एक प्लेयर थे, हाँ सर। 83 में आए थे वो टीम में, ठीक है। जी, 84 में बाहर हो गए, नहीं परफॉर्म कर पाए, तो फिर कभी नहीं आए। फादर उनके बहुत कद्दावर नेता थे, चीफ मिनिस्टर थे और 8-9 बार के सांसद थे। तो उतने कद्दावर नेता के बेटा भी जब परफॉर्म नहीं कर पाए तो बाहर हो गए। बिल्कुल। रघुराम भट्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना सक्सेसफुल थे, 3-4 मैच में बाहर हो गए। मनोज प्रभाकर, जी, कंसिडरेबल सक्सेस मिला उनको और कंसिडरेबल टैलेंट भी था उनके पास। वर्ल्ड कप में एक खराब मैच, फिर कभी वापस नहीं आए, है ना। श्रीनाथ एक शानदार बॉलर थे, उनको 3 साल वेट करना पड़ा इंडिया में खेलने के लिए, क्योंकि उनकी जो स्किल सेट थी वो फास्ट बॉलिंग थी। जी, बिल्कुल। अब इंडिया में अगर मैच है टेस्ट मैच तो 2 ही फास्ट बॉलर खेलेंगे, हाँ, तो वो कपिल देव खेल रहे थे और मनोज प्रभाकर खेल रहे थे। तो हमने भी जो ये सब नाम लिया यही वैलिडेट करने के लिए कि ब्राह्मणवाद नहीं है। कई सारे बड़े बड़े ब्राह्मण क्रिकेटर को तो ढंग का फेयरवेल भी नहीं मिला, है ना। बिल्कुल। हरियाणा के कितने सारे प्लेयर, जाट प्लेयर, ओलंपिक में मेडल लाकर इंडिया को दिए, बहुत राइज किए, 1-2 नहीं 4-5 प्लेयर हर फील्ड में। तो क्या कहें कि हरियाणा में स्पोर्ट्स में जाटवाद चल रहा है? नहीं है ना। जी, तो हम लोगों ने यही वैलिडेट करने के लिए किया था। बिल्कुल सर। और जब बिजनेस की भी बात हुई कि उद्योग नहीं लगाया, तो ब्राह्मण पे ही कहते हैं ना, कि ये प्रश्न भी आपका ब्राह्मण पे ही था जी, कि मंदिर बनवाते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, उससे तो कुछ रोजगार नहीं मिलता, उद्योग नहीं, तो हम ब्राह्मण ही इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लेंगे ना। ऐसा तो है नहीं, भारत में तो सैकड़ों उद्योगपति हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन मैं उनका नाम लेता तो आप कहते सर ये तो ब्राह्मण नहीं है। और जो उस दिन उस समय कोई हम लोगों ने देख के रट के तो बोला नहीं है, आज शायद मैं ये पॉडकास्ट कर रहा होता तो क्रिकेटर में मैं सौरव गांगुली का नाम लिया होता। हो सकता है कि उद्योग वाली जब बात होती तो मैं बायोकॉन की किरण मजूमदार का नाम लिया होता।
मूवी डायरेक्टर में मैं ऋषिकेश मुखर्जी का नाम लिया होता, है ना। जी तो मेरा भी पॉइंट यही था, इसी को वैलिडेट करना था कि ब्राह्मणवाद नहीं है। इसलिए तो हम लोगों ने भारत रत्न की बात नहीं की, नेशनल अवार्ड की बात नहीं की, दादा साहब फाल्के की नहीं की, कई सारे अवार्ड्स की बात नहीं की, कि उसमें अगर आप बोलो कि ब्राह्मणवाद हो गया तो डिबेटेबल हो सकता है। इसलिए हम लोग ने ज्यादा इंटरनेशनल की ही बात की, पॉलिटिशियन की बात नहीं की, प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की, क्योंकि उसमें भी आप कहो कि ये ब्राह्मणवाद हो सकता है इसलिए वो बने प्रधानमंत्री, है ना। जी तो इसलिए तो हम लोगों ने वो सब इश्यू को तो टच ही नहीं किया। क्रिकेट में भी अगर एडमिनिस्ट्रेटर हो और लगातार ब्राह्मण बन रहे हैं तब तो आप कह सकते हो कि ब्राह्मणवाद है। लेकिन जो भारत के आईसीसी के चेयरमैन बने, जगमोहन डालमिया साहब या भी जय शाह हैं, या उसके पहले शरद पवार साहब भी थे, काफी दिन तक राज सिंह डूंगरपुर थे इंडिया के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसमें तो कोई ब्राह्मण नहीं थे, बिल्कुल है ना। प्लेयर तो तभी टिकेगा जब वो अच्छा talent परफॉर्मेंस रहे, करेगा। अच्छा परफॉर्म करेगा। जी तो बस इतना ही कहना था मुझे कि हम, आपने जो कहा है ना, बिल्कुल आपने भी वही वैलिडेट किया और हम भी वही वैलिडेट कर रहे थे। तो चलिए सर, ये तो पिछला पॉडकास्ट का बात हो गया। आज हमारा ये क्वेश्चन है कि सर, क्या दलितों पे अत्याचार हुआ है हमारे देश में, और इसमें ब्राह्मण कितने दोषी हैं? देखिए, अत्याचार का तो पता नहीं, लेकिन भेदभाव तो हुआ है। मेन स्ट्रीम में वो इंटीग्रेट नहीं हुए और आज भी नहीं है। लेकिन ब्राह्मण की जहां तक बात है, तो आप मॉडर्न डे ही जो मैसेकर हुए हैं, कोई भी हो, बेलछी हो, बथानी टोला हो, लक्ष्मणपुर बाथे हो, सेनारी हो, या तमिलनाडु में धर्मापुर में हो, तो कहीं कोई ब्राह्मण आउटफिट की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ब्राह्मण के खिलाफ तो हुआ है, तमिलनाडु में हुए हैं कई बार, जी पूना में हुआ है, कश्मीर में हुआ था, में हुआ है। एक्सोडस हुआ था, जो बिल्कुल ब्राह्मण के खिलाफ तो हुआ है, लेकिन ब्राह्मण की इन्वॉल्वमेंट तो कहीं नहीं है। बिहार में भी कास्ट वार बहुत होते थे। अभी भी सबसे होते हैं सर। सबसे नहीं, अब तो उस तरह के मैसेकर नहीं है। सबसे लास्ट जो है ना, वो खगड़िया में अमौली में हुआ था 2009 में। अच्छा सर। ठीक है, जब एससी की एक कास्ट ने ओबीसी की एक कास्ट को, नाम लेना ठीक नहीं है, 16 लोगों को, 16 या 18 लोगों को मार दिया था। मुझे लगता है बिहार में उसके बाद कास्ट वार नहीं हुआ, वही लास्ट है, 2009 में अमौली में हुआ था। अच्छा, इसमें मेरा एक और कंसर्न है। आप देखिए, 16 या 18 लोगों को मार दिया, जी उनकी शिनाख्त हुई, आई विटनेस ने शिनाख्त किया जिनका घर वालों को मारा गया था। उसके आधार पर 14 लोगों को सेशन कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी थी, और 2014 में साक्ष्य के अभाव में सारे लोग बरी हो गए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो 14 लोग दोषी थे, पर कोई तो दोषी था। जी ठीक है, तो क्या हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिसिंग, हमारा सिस्टम मतलब इतना कमजोर है कि इस तरह से नरसंहार होती है और एक भी आदमी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, किसी को सजा नहीं मिल पाती है? ये बिल्कुल क्या है? ये है कि नहीं? जी दूसरा, आप ऐसे भी देखो, जो आप ब्राह्मण की इन्वॉल्वमेंट की पूछ रहे हो, मध्य प्रदेश में SC ST अब्यूज की बहुत केस है। ठीक है, SC ST एक्ट वाली शायद 3rd नंबर पे है। तो उसके भी जो डेटा है ना, उसमें 81% केसेस में ओबीसी ने अब्यूज किया है, SC ST का शोषण किया है। ठीक है। 14% केसेस में अपर कास्ट ने किया है और 5% केसेस में माइनॉरिटी ने किया है। तो यहां भी शोषण तो नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा ओबीसी। बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें भी ब्राह्मण तो किया नहीं। इसमें भी उतना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि 2 एंगल है। एक तो कहते हैं कि फेक केसेस भी होते हैं, तो अब आप इसको जैसे इंटरप्रेट करो। अगर सही है तो 81% ऑफ द टाइम ओबीसी इन्वॉल्व हैं शोषण करने में, और अगर फेक केसेस है तो 81% ऑफ द टाइम ओबीसी के खिलाफ फेक केसेस हो रही है। बिल्कुल ठीक है। इतिहास में अगर आप जाइए तो कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, जैसे एक यूनानी राजदूत आया था मेगस्थनीस, जी 302 BC में आए थे वो। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है,
इंडिका जो बाद में लॉस्ट हो गई है, कि भारत में कहीं भी कोई स्लेवरी या बॉन्डेड लेबर नहीं था। मतलब ना तो बंधुआ मजदूरी थी और ना गुलामी थी। उन्होंने 7 वर्गों की व्यवस्था की बात की है कि हर्ट्समैन थे, ओवरसियर थे, एसेसर थे जो फेरी टैक्स कलेक्ट करते थे या राजा के जासूस होते थे। तो उन्होंने 7 तरह की वर्गों की बात की है, लेकिन कहा है कि कहीं भी किसी भी तरह की स्लेवरी या बॉन्डेड लेबर नहीं था, कोई भी शोषण नहीं था भारत में। 505 सेंचुरी एडी में, मतलब 300 साल उधर और फिर 500 साल इधर, करीब 800 साल बाद फिर फाहिन आए। ठीक है, तो उन्होंने चंडाला का जिक्र किया है। कहा है कि चंडालास जो थे, चंडाला को आज स्लैंग की तरह हम लोग यूज करते हैं कि बिल्कुल तुम चंडाल हो गए हो क्या जी, या कहां से ये चंडाल चौकरी आ रही है जी, करते हैं ना। तो उन्होंने कहा है कि चंडालास शहर के बाहर रहते थे, शहर के लोगों से कांटेक्ट नहीं था इनका। इनको शहर में आने पर लकड़ी की छड़ी से ढोल बजा करके वार्न करना होता था लोगों को, ताकि कोई एक्सीडेंटली इनके कांटेक्ट में ना आ जाए। अच्छा, मैसेज क्या गया कि ब्राह्मणों ने इनको जबरदस्ती ढोल पहना दिया। मैसेज तो यही गया। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजर की बात भी हुई है, मतलब ये मैलाड होते थे। ठीक है, अच्छा, अगर सबसे पहले तो, और इसी बात को दोहराया है ह्यूएन सांग ने भी, उसके भी 200 साल बाद वो आए, तो ह्यूएन सांग ने भी करीब करीब इसी लाइन पे इसी बात को दोहराया है। ठीक है ना जी। अच्छा, ये चंडालास जो हैं, अगर इन्होंने मैला ढोया तो सबका ढोया। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि केवल ब्राह्मणों का ढोया और बाकी जातियों ने अपना अपना ढोया, जी। ये तो है नहीं। प्लस ये आए कब? मौर्यन एम्पायर में, है ना, वर्धन एम्पायर में, और ये आए और एक एम्पायर में आए थे, मौर्यन, वर्धन, जो भी हो, मतलब ना किंगडम ब्राह्मण के ना किंग ब्राह्मण। ठीक है, हाँ, गुप्ता डायनेस्टी में, मौर्यन, वर्धन और गुप्ता में। और जब भी ये प्रश्न आप पूछो या कोई पूछे ना कि अत्याचार किया है किसी खास वर्ग ने या ब्राह्मण ने, तो मेरा भी एक परपेचुअल क्वेश्चन होगा, वो हर समय आपके दिमाग में भी चलते रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं जी, परपेचुअल है कि ब्राह्मण ने अत्याचार किया, इसका जिक्र कहां मिला? मुगल काल तक तो है नहीं, तो पोस्ट कॉलोनियल एरा में अत्याचार की बात लिखी जाने लगी। जी। किस खुदाई में मिले, किस साक्ष्य में मिले, किस लेखक ने लिखा? अगर ब्राह्मण ने अत्याचार किया तो उस समय राजा कौन थे? राजा ने रोका क्यों नहीं? क्या केवल ब्राह्मणों, भेदभाव हुआ तो क्या केवल ब्राह्मणों ने किया कि बाकी जातियों ने भी किया? अगर बाकी जातियों ने भी किया तो बात खत्म, और उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्होंने रोका क्यों नहीं? ये भी परपेचुअल क्वेश्चन बिल्कुल सर, चलता रहेगा जी। ठीक है। और चंडालास जो है ना, ये कोई कास्ट तो थे नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। आज की कोई जाति कह सकता है कि हम ही चंडालास थे? नहीं कहता ना कि दावे से कि मैं ही चंडालास था। ठीक है, कोई भी जाति नहीं कह सकती ये नहीं बात। कह सकती। और आप समझो इस बात को, ये जो भेदभाव था, लोग दूर रहते थे चंडाला से, छुआछूत जो था, इसका कारण इन्फेक्शन से बचाव हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है सर। क्योंकि फाहिन ह्यूएन सांग ने यह भी लिखा है, ह्यूएन सांग ने खास करके लिखा है कि ये जानवरों का शिकार करते थे, उनकी खाल निकालते थे, मछली मारते थे, हंटिंग बुचरिंग इनका पेशा बताया है। ठीक है, तो हो सकता है वो जो हम लोगों ने कोरोना काल में या इसके पहले स्पेनिश फ्लू में भी देखा है। आप अभी चले जाओ अगम कुआं ना, एनएमसीएच में अगम कुआं एक इन्फेक्शियस डिजीज वार्ड ही है, जहाँ पे टेटनेस या हाइड्रोफोबिया के पेशेंट आते हैं,
किसी को किसी से कांटेक्ट नहीं होने दिया, नहीं दिया था, बिल्कुल तो शोषण थोड़े ही है। ये एक कारण हो सकता है डेफिनेटली। कि लोग इनके कांटेक्ट में ना आना चाहते हो इस कारण से। और वेज और नॉन वेज भी एक होगा, क्योंकि ये मांस मछली खाते थे, है ना। मेरे आज भी कई ऐसे दोस्त हैं, बिल्कुल। ऐसे भी हैं जो कि किसी पार्टी में अगर जाते हैं और वहाँ पे नॉन वेज भी है तो वेज खाना भी नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल ऐसे- खा ही आ जाते हैं। मैं भी जानता हूँ बहुत लोग। इस बात का जिक्र जो ट्रैवलर्स आए थे, फाहिन ह्यूएनसेंग, उन लोगों ने किया भी है कि डाइटरी हैबिट्स पे भी, मतलब खान पान की आदतों पर भी समाज में विभाजन था। ठीक है, जी उन्होंने आगे लिखा है कि पूरे भारतवर्ष में कोई भी जीवित प्राणियों का शिकार नहीं करता था, जीवित प्राणियों को नहीं मारता था, है ना। पशु पक्षी कोई नहीं रखता था, कोई नहीं मारता था, लहसुन प्याज कोई नहीं खाता था, शराब का सेवन कोई नहीं करता था, मीट मछली कोई नहीं खाते थे। चंडालास वे द ओनली एक्सेप्शन, केवल वही है जो मीट मछली खाते थे या ये सब बेचते थे, इसलिए बाकी लोग इनसे दूर रहते थे। लेन देन में लोग कौड़ियों का प्रयोग करते थे, तो इसलिए लोग चंडालास से दूर रहते थे। ठीक है, जी लेकिन वहां भी कहीं भी शोषण की बात नहीं है। और ये जो है ना, ये ना दलितों के अपने हाथ में है कि वो यूज या मिसयूज ना हो लोगों के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। उनसे जब कोई कहे ना कि आपका तो शोषण किया ब्राह्मणों ने, आपसे मैला ढोवाया, या अपर कास्ट ने, किसी ने भी राजा ने, तो वो कहें कि ठीक है उन्होंने मैला ढोवाया, तो आपने अपना मैला किससे ढोवाया। बिल्कुल। ये जो राजनीति है ना, ये बंद हो जाएगी, सब हवा हो जाएगी। जब उनसे कोई कहे कि आपके गले में ढोल बांध दिया गया, उनको सीधा पूछना है कि हमारे गले में ढोल बांध दिया तो आपने वो ढोल खोलकर हमको गले लगाया क्या, बिल्कुल, ये आपने उसका विरोध किया, है ना। कोई जब बोले, मुस्लिम्स भी जब उनको बोले जय भीम जय मीम करके कि आपको तो अत्याचार हुआ ये हुआ, तो बोलो कि आप तो शासन में थे 600-700 साल, 800 साल। आपने क्या किया हमको शासन, हमको अत्याचार से बचाने के लिए। कुआं से पानी नहीं पीने दिया तो शासन तो आपकी थी, रियासतें आपकी थी, आप कुआं खुदवा देते, और पानी नहीं पीने दिया तो हम फिर कैसे जीवित रहे बिना पानी कैसे रहे? है ना। योगेंद्रनाथ मंडल जी का आपने नाम सुना होगा। वो ना जब भारत आज़ाद हुई ना, तो उन्होंने पाकिस्तान चुना था, वहाँ के लॉ मिनिस्टर बने थे वो। बिल्कुल सर, फिर उनको वापस आना पड़ गया, 1-2 साल के अंदर आना पड़ गया। इतनी शोषण देखी उन्होंने कि वापस वो इंडिया में आ गए। बिल्कुल। वो कहे ना कि तैमूर लंग ने जो युद्धबंदी की लाशें बिछा दी थी दिल्ली में, 1 लाख लोग से ज्यादा, तो मोस्टली तो उसमें दलित ही थे। उनके हाथ में है कि कोई उनका अब इस्तेमाल कैसे करते हैं? ना करे, है ना। वो सीधा कहें कि हमको कानून ने बहुत अधिकार दिया है, हमको बहुत कुछ दिया, मुझे पढ़ने दो, अपनी जीवन बनाने दो, मेरे से राजनीति ना करो। सारी राजनीति हवा हो जाएगी। बस ये प्रश्न खाली उनको पूछना है, जबकि आपने ढोल क्या किया हमारा, खोला, राजा कौन था, आपका मैला किसने ढोया, सारी राजनीति। बिल्कुल सर, हमारा पॉडकास्ट का मतलब भी ये होता है कि आपसे जब कोई क्वेश्चन करता हाँ, है, जो दिग्भ्रमित किया गया है ना, तो आप तर्क करें उसके विरुद्ध जाकर। उसके पहले आप चले जाओ, करीब 3500-3300 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी जी। वहां भी कोई प्रताड़ना की जिक्र नहीं है ना। सिटी का जो है ना सफाई के प्रति बड़ी ऑब्सेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सरस्वती रिवर मिले हैं जी, मतलब जिनके नाम पर सारस्वत ब्राह्मण है, पशुपति सील मिले हैं, पीपल वृक्ष मिला है, बुल वर्शिप मिले हैं जी, शिवा वर्शिप मिले हैं, है ना जी, स्वास्तिक मिला है। तो मतलब तभी भी पूजा पाठ था, शोषण तो नहीं था। अच्छा, यहां भी कमाल देखो आप, एक और भ्रम पैदा किया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्राह्मणों ने खत्म कर दिया। ठीक है, और बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट जो प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि कई सारी किताबों में लिख दिया गया है ना, अब उसमें स्टूडेंट का क्या दोष है? बिल्कुल कोई दोष नहीं है, वो तो पढ़ रहे हैं उसको, वो कोट भी कर देंगे आपको, वो ये भी लिख देंगे
कि बुक ये चैप्टर इतना, पेज नंबर इतना। आप है ना। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई, उसके 5000 साल बाद पता लगा 1924 में कि कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन भी होती थी। ठीक है, जिसके बारे में पता करने में 5000 साल लगा, उसको तुरंत आपने ये भी पता कर लिया कि ब्राह्मणों ने खत्म कर दिया। हाँ। जी। एक अंग्रेज थे ना, जी। मॉरिटाइम विलर, उन्होंने ऐसे ही बस एक स्टेटमेंट दे दिया कि ब्राह्मणों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कर दिया। लोगों ने मान लिया। ठीक है, किस आधार पे? अच्छा, कैसे खत्म? के आधार पे। अच्छा, जब उसको खत्म किया तो कैसे किया? लड़ाई हुई होगी, वार हुई होगी। किसने वार किया? उसके बाद कौन सी किंगडम आई? जैसे हम जानते हैं ना, मुगल आए तो पानीपत की लड़ाई हुई, बाबर ने लड़ाई की, फिर अकबर ने हेमू से की, है ना। जब कंपनी रूल आई तो पता है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला से की। जब क्राउन रूल आया तो मालूम है बहादुर शाह जफर थे उस समय। ठीक है, उनका दमन किया गया, भारतीय सैन्यों का दमन किया गया। नागासाकी, हिरोशिमा कैसे तबाह हुआ हम जानते हैं जी। क्या कारण थे, किसने किया? कलिंग वार में किसने किया? यहां कौन लड़ाई किए? और उसके बाद राजा कौन बने? किस तरह से खत्म किया? आप पूछोगे ना, तो जिनको बरगलाया गया है, मतलब जिनको दिग्भ्रमित किया गया है, वो क्या कहते हैं कि अब तो ये इतनी पुरानी बात है कि नाम पता नहीं चल पाया। अच्छा, नाम नहीं पता चल पाया कि किसने खत्म किया, कैसे किया जी। लेकिन ये पता चल गया कि वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे। सही है सर। है ना। मैं स्टूडेंट की या किसी की इसमें दोष नहीं देता, जब बुक्स तक में मिल जाते हैं, मिल जाते हैं सर, है ना। बस वही मॉरिटाइम विलर ने एक स्टेटमेंट ऐसे इशू कर दिया और बस वहां से वो ऐसे ही, आप समझो ना, हम लोग के देश में ना ये बस इधर ही थोड़े दिन से, एक आध 1.5 दशक से ये नैरेटिव सेट हो गया है कि ट्रावनकोर में ना दलितों से स्तन टैक्स लिया जाता था। सर हाल फिलहाल तो सर बहुत बड़े कोचिंग के एक मैं वो बता टीचर रहा वो भी हूं, बोल रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था जी। ठीक है, फिर इस बात को खान सर ने दोहरा दिया, हाँ, विकास दिव्यकीर्ति सर ने दोहरा दिया, बिल्कुल सर, मैं यही कह रहा था। चंद्रचूड़ सर, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बिल्कुल दोहरा दिया। जी। ठीक है ना। बीबीसी ने तो एक आर्टिकल ही निकाल दी, द वुमेन हु कट ऑफ हर ब्रेस्ट टू प्रोटेस्ट द टैक्स। महिला जिसने अपना स्तन काट दिया टैक्स के विरोध में। ठीक है जी। अब हुआ क्या, हिंदू ने एक आर्टिकल चला दी फेडिंग मेमोरी के नाम से, एक भूली हुई धुंधली सी याद है। ठीक है, अब हुआ क्या है ना, एक पायोनियर मैगजीन आती थी, उसमें वीके मूर्ति, कुछ नाम ऐसे ही है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने एक आर्टिकल छाप दिया इस पे 2007 में। मतलब 2007 से पहले इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। अच्छा सर, किसी बुक में नहीं, कुछ भी, क्योंकि सच्चाई ही नहीं है ना, क्योंकि सच्चाई नहीं है। विलियम वनकोर, आप नाम याद रखना। ओके, ठीक है, विलियम वनकोर। तो वही वीके मूर्ति या कुछ नाम था, उन्होंने पायोनियर में ना एक ऐसे ही आर्टिकल छाप दिया। बाद में उन्होंने तुरंत एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करके अपॉलॉजी भी की कि मैंने ऐसे ही फोकलोर के आधार पर, लोक गाथाओं के आधार पर इसको छाप दिया, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, इसकी सच्चाई से कोई लेनी देनी नहीं है। अच्छा, उनके अलावा किसी ने अपनी बात पे अपॉलॉजी भी नहीं किया। ठीक है, अब एक डच ट्रैवलर आया था, डच ट्रैवलर नहीं, एक ऐसे ही आया था, उसको क्या बोलते हैं आजकल, ब्लॉगर। ओके, ब्लॉगर जी। वो ब्लॉगर ने वैसे ही वो आर्टिकल छाप दी, फिर हिंदू ने छाप दी, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री चला दी, साउथ के एक फेमस लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, कोई वासन करके नाम था, उन्होंने लिख दिया इसको, फिर तो विकास दिव्यकीर्ति, खान सर, जस्टिस चंद्रचूड़ सर, और किसी ने भी फिर अपॉलॉजी भी नहीं किया, और ऐसे ही एक नैरेटिव सेट हो गया। कोई भी आग नहीं, बस धुआं ही धुआं। तो जो लोग सर, अब हुआ क्या है,
एक डच ट्रैवलर आए थे विलियम वनकोर, ठीक है, 17वीं सेंचुरी में। जी। उन्होंने ना जब वो आए तो उन्होंने देखा कि रानी ने भी शरीर के ऊपरी हिस्से में कुछ नहीं पहना है, ठीक है। जी। और रानी की जो कॉटरी हैं, रानी की जो साथ में रहने वाले हैं, दोस्त हैं या परिवार के लोग हैं, वो लेडीज लोगों ने भी अपने ऊपरी हिस्से में कुछ नहीं पहना है। वो तो दलित नहीं थे, हाँ। दे वर द प्रिंसेस, दे वर द क्वीन, जी। ठीक है। उन्होंने ये छापा अपना आर्टिकल टॉपलेस क्वीन नाम से। टॉपलेस क्वीन नाम से एक आर्टिकल था, शीर्षक, जिसमें उन्होंने ये बातें लिखी, विलियम वनकोर ने। अब उसके बाद एक इटालियन ट्रैवलर आए, उन्होंने भी लिखा है कि जब मैं राजमहल में गया, उन्होंने स्केच ड्रॉ किया, ठीक है, विलियम वनकोर ने जो किया था, जो टॉपलेस क्वीन में, और स्केच में दिखाया कि किसी ने भी नहीं पहना था, जी। रानी ने भी नहीं, रानी की दोस्त ने भी नहीं, सहेलियों ने भी नहीं। बोला मैं राजमहल गया था तो राजा की जो रानियां हैं, जो कजन हैं, गहने पहने थे, कमर के नीचे कपड़े पहने थे, गहने पहने थे, लेकिन शरीर के ऊपरी भागों में कुछ नहीं पहना था। एंड सेम वाज द केस विथ मेल। तो प्रिवेलिंग कल्चर, प्रिवेलिंग कस्टम हो सकता है वहां का ये ऐसा। आज भी अफ्रीकन में कई ट्राइबल में ऐसा है सर। है ना। जी। एक्सेसिव हीट भी एक कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। बिल्कुल। तो ये तो है कि कुछ इसका कहीं जिक्र भी नहीं था 2007 के पहले, और इसमें कोई सच्चाई भी नहीं है, ठीक है। कारण क्या, मैंने आपको बता दिया, वो कल्चर ही वैसा था, और टैक्स नाम की तो कोई चीज है नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये सच भी होता, तो कर लगाने का अधिकार किसको होता है? शासन को होता है ना। हाँ। है ना, शासन को होता है। तो वेनाद किंगडम थी उस समय वहां पे, नायर डायनेस्टी के। तो अगर राज्य स्तरीय टैक्स था तो उस किंगडम ने लगाया होगा, और अगर सेंट्रल टैक्स था तो पहले मुगल, फिर कंपनी रूल, फिर ब्रिटिशर्स। बिल्कुल। है ना जी। इसमें ब्राह्मण तो कहीं है ही नहीं है सर। है ही नहीं, और इसमें कोई सच्चाई भी नहीं है। लेकिन अब आप एक बात समझो, अगर मेरे ही दिमाग में ये बात भरा जाएगा कि मेरी माँ को, मेरी दादी को, मेरी नानी को, मेरी नानी की नानी को, मेरी दादी की दादी को, और ऊपर के जनरेशन्स को स्तन टैक्स देना पड़ता था, तो मेरा खून तो खौलेगा। जी बिल्कुल। और बात में कोई सच्चाई नहीं निकलेगी सर। है ही नहीं। ऐसे ही एक बैटल ऑफ कोरेगांव हुआ 1818 में। उसका नैरेटिव क्या सेट कर दिया गया, और ये तो बिल्कुल रिसेंट फिनोमेना है, ये तो फिर भी 10-15 साल हुआ ये स्तन टैक्स वाला, 2007 के बाद से, वो आर्टिकल के बाद से जो पायनियर मैगजीन में आया था। तो बैटल ऑफ कोरेगांव के बारे में क्या लिखा कि ये लड़ाई जो थी दलित वर्सेस ब्राह्मण थी, और ये लड़ाई थी किसके किसके बीच? कंपनी रूल वर्सेस पेशवा। अब चूंकि पेशवा में ब्राह्मण होते थे, ठीक है, और कंपनी रूल की उस बटालियन में दलित कम्युनिटी के लोग थे, महर कम्युनिटी के। तो उस कंपनी रूल में कोई भी सैनिक होते, पेशवा लड़ते ही, है ना। ठीक उसी तरह से इधर से कोई भी होते तो कंपनी रूल, अगर वो सैनिक है तो लड़ते ही। और मजेदार बात सुनो, पेशवा की तरफ से भारी मात्रा में अरब मुस्लिम लड़ रहे थे। यह किसी ने नहीं कहा कि दलित वर्सेस अरब की लड़ाई थी, दलित वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई थी। अच्छा, जस्ट टेबल को टर्न कर दो। मान लो कि कंपनी रूल की तरफ से ब्राह्मण होते सैनिक में, और इधर से दलित होते पेशवा की तरफ से जी। तब क्या नैरेटिव सेट किया जाता? जब देश के लिए दलित लड़ रहे थे तो अंग्रेजों की तरफ से ब्राह्मणों ने लड़ाई की, है ना। अभी भी ना दलित अभी भी मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं। अब क्या कारण है मुझे समझ में नहीं आता। आप बजट जो अपार्टमेंट्स वगैरह बनते हैं ना, बजटेड अपार्टमेंट्स, जी, 50 फ्लैट मान लिया बन रहे हैं, सारे के सारे उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, सैलरीड एम्प्लॉय आ रहे हैं। ये तो तय है कि 22.5% तो SC/ST की भी नौकरी लगती ही लगती है, हाँ, है ना। जी। आप देखोगे कि उसमें नहीं मिलेंगे एक भी वो,
50 फ्लैट बिकी पटना में बनी, बिल्कुल सर। और सारे, आपने कभी इस पर गौर किया होगा? अभी गौर कर रहा हूँ जब आप बोल रहे हैं तो। हाँ, तो अभी भी वो इंटीग्रेट खुद को भी नहीं कर पा रहे हैं। जब उसी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के लोग फ्लैट खरीद रहे हैं, ठीक है, हाँ, रेलवे एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय, इंश्योरेंस एम्प्लॉय, और 22% तो दलित हैं, उसमें तो होंगे, हाँ बिल्कुल। पर वो नहीं खरीद रहे हैं उसमें बिल्डिंग में, उस सोसाइटी में। तो आज भी मेन स्ट्रीम में, क्योंकि इतना इस तरह का नैरेटिव ही सेट कर दे रहे हैं ना लोग, और ये दलित के हाथ में है, कोई इनको यूज ना करे, मिसयूज ना करे। तो कहीं ना कहीं सर इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं, उनका भी तो दोष है फिर। ठीक है, वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे होंगे, दोष इसमें क्या, वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे होंगे। धीरे धीरे हो सकता है चीजें बदले, क्योंकि अब एक चीज मैं देख रहा हूं, ठीक है, वो फ्लैट तो उस सोसाइटी में नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन अब जाके आप देखोगे ना, 30-40 फ्लैट वाले जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं ना, क्योंकि वो अगर नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रह तो रहे हैं ना किराए पे। बिल्कुल सर। तो अब उसमें किराएदार बन के आ रहे हैं वो। अच्छा, अभी परचेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें वो किराएदार बन के आ रहे हैं। तो धीरे धीरे हो सकता है कि सिनेरियो बदले। जी, तो मुझे लगता है कि इतना इस प्रश्न के लिए इतनी बातें काफी थी, क्योंकि बिल्कुल मैंने सर। आपको बार बार कहा है कि किसी भी प्रश्न पे आदमी बोले तो पूरा एक पॉडकास्ट उस पर चला जाए, लेकिन बिल्कुल। टाइम को भी देखना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन है कि कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल एरा में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के खिलाफ काफ़ी कुछ लिखा है, और आपने जैसा कि पहले बताया था कि अंग्रेज ब्राह्मणों से बहुत चिढ़ते थे, इसका क्या कारण रहा होगा? देखो, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जी, ब्राह्मण जो है ना, वो केवल भारत की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो हिंदुओं की आजादी के लिए भी लड़ रहे थे। वो हिंदू को भी आजाद कराना चाहते थे। हिंदुओं का आज़ाद से मतलब? आप देखो कि 900 साल तक तो गुलामी थे ना। जी। पहले दिल्ली सल्तनत, जो 5 अलग अलग डायनेस्टी थी, फिर मुगल, जी फिर कंपनी रूल, जी, फिर ब्रिटिश रूल। इसलिए आप ब्राह्मण की जो ये एक्टिव रोल देखोगे ना, ये तभी देखोगे जब हम लोग स्लेव हुए, हेमचंद्र, विक्रमादित्य या पेशवा, तभी देखोगे जब हम लोग स्लेव हुए। इसके पहले जब अपनी, चाहे कोई भी डायनेस्टी रही हो, जब अपनी रूल थी जी, तो ब्राह्मण का आप एक्टिव रोल नहीं देखोगे लड़ाई झगड़े में, रिवोल्ट में, क्योंकि वो एक्चुअली हिंदू को आजाद कराना चाह रहे थे। ओके। आप समझो, जब सैक ऑफ सोमनाथ हुआ ना, 1026 ईस्वी में हुआ, जब गजनवी आया सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए, तोड़ने के लिए, तो उस समय शायद चालुक्य डायनेस्टी थी इंडिया में, भीमा वन उसके रूलर थे। जी, मुझे लगता है चालुक्य डायनेस्टी ही रही होगी, भीमा वन उसके रूलर थे। तो वो फ्ली कर गए, रन छोड़ दिया उन्होंने। तो 50,000 करीब ब्राह्मण एंड अदर कॉमन हिंदू ने मुकाबला किया, और अंग्रेज उनको, गजनी को भगा दिया, डिफीट करके भगा दिया। सेकेंड डे फिर वो रिन्यूड फोर्स लेके आया। उनकी तो वॉरफेयर ही अलग थी ना, जब वो हारने लगते तो भाग जाते थे। सेकेंड डे फिर वो रिन्यूड फोर्स लेकर के आया, और 50,000 लोगों का, ब्राह्मण से अदर कॉमन हिंदूज का कत्ल कर दिया। जब ब्राह्मण मर भी रहे थे ना, तो कह रहे थे कि तुमको जो लूटना है लूट लो, पर ये हमारे भगवान को, इनकी मूर्ति को छोड़ दो, और भी कुछ चाहिए तो ले लो, हम लोग को तो मार ही रहे हो। तो उसने कहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं आइडल ट्रेडर कहलाऊंगा, आइडल ब्रेकर मैं कहलाना चाहता हूं। मैं मूर्ति का सौदागर नहीं कहलाना चाहता, मैं मूर्ति का विध्वंसक कहलाना चाहता हूं। हाँ, तो उसने अपने आप को आइडल ब्रेकर का खिताब दिया। ठीक है, आप समझो कि 1200 ईस्वी में हमारे देश में करीब 4 लाख मुस्लिम थे, जो 1400 में बढ़कर के 32 लाख हो गए। तो मतलब बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन ने देश पे कब्जा कर लिया जी। ठीक है, जब पुर्तगाल भारत में आए थे ना, तो सेंट जेवियर ने लिखा था वहां के राजा को कि अगर इस देश में ब्राह्मण नहीं होते ना, तो हम सभी लोगों को अपने धर्म में ले आते, हम सबको कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
और अंग्रेज को भी ये बात समझ में आ गई थी कि ब्राह्मण हद से ज़्यादा नेशनलिस्ट कास्ट हैं। तो एक ईसाई मिशनरी थे विलियम कैरी। तो विलियम कैरी जो थे उन्होंने ब्राह्मण के खिलाफ हिंदुओं को भड़काना शुरू किया, कैंप चला करके, कैंपेन करके कि हिंदूस को ब्राह्मण के खिलाफ हम भड़काएं, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ये समझ चुकी थी कि अगर हमको शांति से रूल करना है, सही तरीके से करना है, तो हमको पहले ब्राह्मण को यह करना पड़ेगा। अब आप समझो कि 1857 के क्रांति के बाद ना अंग्रेजों को ब्राह्मण से इतनी चिढ़ हो गई थी। ये सारी जो एंटी ब्राह्मण जो लिखा गया है ना, सब ये कॉलोनियल अंग्रेजों ने लिखा है और कॉलोनियल एरा में लिखा गया है, पोस्ट कॉलोनियल एरा में। इतनी चिढ़ हो गई थी क्योंकि वो मानते थे कि ब्राह्मण के चलते ये आंदोलन हुआ है। और जैसा हमने पिछली पॉडकास्ट में आपको बताया भी था सर। तो उन्होंने निर्णय लिया था कि हम अब फौज में ब्राह्मण को रखेंगे नहीं। लेकिन मिलिट्री सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मेजर जनरल बर्ग थे ना, उन्होंने कहा कि यह प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा कि हम ब्राह्मण को न रखें। तो एक तरह से यह अघोषित नियम रहा कि ब्राह्मण को फौज में अब नहीं रखेंगे। नियम तो नहीं बना, जो हमने चापेकर ब्रदर्स का जिक्र किया था ना, जी बिल्कुल, तो वो भी फौज में जाना चाहते थे, पर उनको भी वही कह के भगा दिया था कि तुम जाओ कीर्तन करो, ये करो। एक तरह का ये अघोषित नियम बना करके उन्होंने छोड़ दिया। आप समझो उन्होंने जुडिशियरी में ब्राह्मण को रोकने के लिए एक भ्रम फैलाया कि दे लैक जुडिशियरी कैपेसिटी, अच्छा निर्णय वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी नतमस्तक थे टैलेंट के आगे। फिर भी उनको BN राव साहब को तो चीफ जस्टिस बंगाल की बनानी ही पड़ी थी। उन्होंने पहले कोल्हापुर में रिजर्वेशन लाया फॉर नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है, 1902 में शायद लाया। फिर मैसूर में लाया 50% रिजर्वेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स, माने एवरीबॉडी एक्सेप्ट ब्राह्मण्स। तो अब आप देखो, ये सब आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ब्राह्मण ने भेदभाव किया है, कि ब्राह्मण के साथ भेदभाव होता रहा है शुरू से। बिल्कुल सर। फिर रिलीजियस लाइन पे उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर देने के लिए सिस्टम को, फिर रिलीजियस लाइन पे उन्होंने फिर रिजर्वेशन लाया कि माइनॉरिटीज को भी हम देंगे। अब जैसा मैंने बोला ना जी कि ब्राह्मणों के खिलाफ वाली जो हिस्ट्री है ना, वो अंग्रेजों के कालखंड में लिखी जानी शुरू हुई जी, क्योंकि ये अंग्रेजों से लोहा नहीं ले पा रहे थे जी। तब इन्होंने फेलो इंडियंस को ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काने का काम किया। इसी कड़ी में ना लंदन के एल्बर्ट हॉल में 18 मार्च 1931 को इंडियन एम्पायर सोसाइटी के सामने चर्चिल ने भाषण दिया। विंस्टन चर्चिल ने, वो प्रधानमंत्री थे अंग्रेज के उस समय। ओके सर। उन्होंने कहा कि गांधी चाहते हैं कि भारत में ब्रिटिश रूल खत्म हो जाए और ब्राह्मण रूल आ जाए, जो कि ऐसा करना बिल्कुल ही गलत होगा। उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणों ने लोगों को पढ़ाई से दूर रखा हुआ है, सत्ता तुम्हारी थी, बिल्कुल, उसके पहले मुगल की थी, हाँ उसके पहले दिल्ली सल्तनत थी जी, और पढ़ाई से दूर रखा हुआ है ब्राह्मणों ने, ठीक है जी। काफी कुछ लिखा, भड़काया। अंतिम में बोलते बोलते बोल दिया कि ब्राह्मण की प्रजाति ही अलग है, औरों से बिल्कुल अलग है, हद से ज्यादा डोमिनेंट हैं, ये सब उन्होंने बोला। आप समझो अंग्रेज जो है ना, वो पाठ पढ़ा रहे थे यहाँ पर, जबकि अपने यहाँ वो क्या करते थे ना, उन्होंने ना अपने यहाँ 1895 में ना क्रिस्टल पैलेस में एग्जीबिशन लगाया था उन्होंने, ह्यूमन जू ऑन अफ्रीकन एग्जीबिशन जी, समझे जी। कहते हैं कि ऑपरेशन कर रखा है ब्राह्मण ने। ऑपरेशन क्या होता है ये आप सुनो। उन्होंने ना एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया था 1871, जिसमें उन्होंने सारे नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब को बॉर्न क्रिमिनल घोषित किया था।
सारे आदिवासियों को जन्मजात अपराधी घोषित किया था, जिसको भारत ने ना 1949 में रिपील किया, और तब 31 अगस्त को हम लोग जाति विमुक्ति दिवस मनाते हैं जी। ठीक है। अब समझो चिढ़ का कारण हर एंगल पे आप देखो। कवि प्रदीप का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने ए मेरे वतन के लोगो लिखा था जो, अच्छा जी। ठीक है। उनका ओरिजिनल नाम था रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। ओके। 1942 में एक फिल्म, एक भारत छोड़ो आंदोलन आया था, मतलब गांधी जी के आह्वान पे, क्विट इंडिया मूवमेंट जी। ये अगस्त 1942 की बात है, ठीक है। जी। जनवरी 1943 में एक फिल्म आई थी किस्मत, ठीक है। बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म। 3.5 साल तक मुंबई में, कलकत्ता में चली थी। मतलब 2 करोड़ के बजट पे 1 करोड़ 60 लाख की कमाई हुई थी, करीब 80 गुना। मतलब 80s के एंड तक मैंने प्यार किया था, जो भारत की 8 एक पैरामीटर पर जो 8 ब्लॉकबस्टर मूवी थी ना, सुपर डुपर, तो 8 मूवी में एक ये भी थी, ओके। किस्मत भी, ओके। ठीक है। अब किस्मत में एक गाना लिखा था प्रदीप जी ने कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो अब ये तो अंग्रेजों के नजर में ना आया, नहीं तो सेंसरशिप हो जाती। तो बड़े चालाकी से ना उन्होंने एक बीच में लाइन लिखा कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो ए हिंदुस्तानी, तुम ना किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। ताकि लगे कि ये जर्मन जापान और इटली की एक्सिस पावर थी जी। है ना, यूनिफाइड पावर, एक्सिस पावर थी वर्ल्ड वॉर 2 में, जिसके खिलाफ अंग्रेज लड़ रहे थे। तो अंग्रेज तो ऐसे चकमा खा गए और उन्होंने सेंसरशिप में इसको पास कर दिया। लेकिन जब फिल्म लगी, पहले शो में ही जब ये गाना बजा, तो ऑडियंस इसका रियल मीनिंग समझ गई। अच्छा। क्योंकि इतना स्ट्रेस दे करके था ना, दूर हटो दूर हटो दूर हटो, रील को बार बार रिवाइंड किया जाने लगा, बार बार रिवाइंड करके फिर बजाओ फिर बजाओ फिर बजाओ। अब आप समझो, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का कॉल हुआ था, और जनवरी 1943 में किस्मत आई, और किस्मत के रिलीज होते के साथ वो एक नया मोड़ ले लिया भारत छोड़ो आंदोलन वाला। पब्लिक ने जोर शोर से हिस्सा ले लिया, दूर हटो है ना, भारत छोड़ो, दूर हटो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। और जबकि ना इस मूवी में ना ये गाना फिट भी नहीं बैठ रहा था, और मूवी तो इतनी बड़ी हिट हुई इस गाने की वजह से। बाकी अपने टाइम से ये मूवी बड़ी आगे थी। इसके रिव्यू जो थे ना बहुत नेगेटिव थे, क्योंकि इसका जो मेन पात्र था, जो एक्टर था अशोक कुमार, जो एक्टर थे मेन लीड रोल, वो चोर थे इस फिल्म में। अच्छा। और चोर रॉबिन हुड वाले चोर नहीं कि अमीर से लूटा और गरीबों का भला कर दिया, रियल चोर। बड़ी बोल्ड मूवी थी अपने जमाने से। सेकंड जो लीड एक्ट्रेस थी, सेकंड लीड, फर्स्ट लीड नहीं, सेकंड लीड, वो बिन ब्याही माँ वाला रोल था। अच्छा। 1943 में तो ये सब तो बिल्कुल है ना, लेकिन फिर भी ये गाने की वजह से, ठीक है। अब फिल्म के डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी, ब्राह्मण। फिल्म के प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी, एक्टर अशोक कुमार, है ना जी। लिखने वाले कवि प्रदीप, चारों ब्राह्मण। अब अंग्रेज को तो नाक में दम होगा ही, है ना, कि गोली ये चला ही दे रहे हैं 1857 की क्रांति में जी। लेडीज इनके यहाँ लड़ ही ले रही हैं। जब कहीं इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इस तरह से भी ये लोगों को आंदोलन में शामिल करा दे रहे हैं। तो इसी कारण से अंग्रेज को ब्राह्मण से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। और फिर वही बात है कि मैं इस पे बोलने आऊं तो काबिल हाँ बोलता ही चला जाऊं। बिल्कुल। तो हम लोग को इन शॉर्ट ही रखना है। बिल्कुल सर। ठीक है ना जी। ठीक है। ठीक सर, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि बहुत लोग ये कहते हैं कि भारत में जितने त्यौहार मनाए जाते हैं, ब्राह्मणों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाए, आपने अपने आमदनी के लिए बनाए।
इसमें कितनी सच्चाई है? आप मत मानो। आपको किसने कहा है कि आप मानो उस त्योहार को? बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे दिन निकाल दिया, दिन अब 2 निकल रहे हैं। आपको जब इच्छा जब करो। हाँ आप मार्च में दिवाली करो, आप करो ही मत। जी। आप जून में होली करो, क्या समस्या है? आप खुद ही ट्रेन में लद के जाओगे कुंभ में और फिर उस पर प्रश्न उठाओगे, बिल्कुल। तो ये तो नहीं चलेगा ना, है कि नहीं? मैं तो 2013 में इलाहाबाद और उसके आसपास ही मेरी पोस्टिंग थी जी। मैं कुंभ में नहीं गया। कहाँ किसी ने मुझे फोर्स किया? बिल्कुल। मेरी वाराणसी में पोस्टिंग रही है, मैं कई साल रहा हूं वहां पे। मैं कभी काशी विश्वनाथ नहीं गया। मैं बांदा में रहा हूं, चित्रकूट में, चित्रकूट धाम में। मैं कभी चित्रकूट नहीं गया। मैं 7 साल तक यहाँ पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी में था। 2 साल इंटर, फिर 3 साल ग्रेजुएशन, फिर 2 साल पीजी। और पीजी तो बिल्कुल दरभंगा हाउस। हाँ वो दूर दूर से लोग काली मंदिर में आते हैं। बिल्कुल। मैं कभी नहीं गया। कहाँ कोई मुझे फोर्स करता है? कोई मुझे फोर्स नहीं करता, फोर्स नहीं करता, है ना? आप मेरे घर आओगे जहां मैं रहता हूं, मैंने जब भी मैं रहा नौकरी पीरियड में भी, मेरे घर में आपको चलो मूर्ति वूर्ति तो दूर है, कैलेंडर भी नहीं मिलेगा। कोई समस्या नहीं किसी को हो रही है। लेकिन हाँ, मैं नहीं कर रहा तो मैं दूसरे को मना नहीं कर सकता। मना नहीं कर सकते। अगर दूसरा कोई पूजा करेगा, मुझे बुलाएगा, मैं उसकी श्रद्धा के लिए जाऊंगा भी, और मैं जाता ही हूं। समस्या कब है? जब स्टैट्यूटरी ऑर्डर हो जाए कि आपको ये चीज मानना ही है, ये करना ही है, ये पूजा, या ये आपको नहीं ही करना, तब समस्या है ना। तब समस्या। आप खुद ही मानते हो, ठीक है। अच्छा, ब्राह्मणों ने यही कहा क्या कि आप वैलेंटाइन डे मनाओ, उसके पहले 7 डे और मनाओ, रोज डे, प्रपोज डे, टेडी डे, जी, है ना, चॉकलेट डे, हग डे। हाँ, ये क्या ब्राह्मणों ने कहा? बिल्कुल नहीं सर। क्रिसमस मनाने के लिए उतने धूमधाम से, है ना, 1 जनवरी जो हम लोग मनाते हैं, 31 को होल नाइट, 31 दिसंबर को। अरे मैं तो आपको 2002 की बात बता रहा हूँ। बड़ौदा में आनंद में मैं गया था, इरमा में जी। 2002 की बात है ये, 3 की, और मैं लौट रहा था। तो आनंद से बड़ौदा से फिर सुबह ट्रेन थी। तो उस समय की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले पूरा शहर एकदम जगमगता, सब लोग सड़क पे थे। आज से 22-23 साल पहले। यहाँ 1 जनवरी को 31 नाइट को हल्दीराम, ये सब बंद ही नहीं होता था। तो क्या ब्राह्मणों ने कहा? ब्राह्मणों ने कहा कि आपको दुर्गा पूजा में कुंवारी कन्या का पूजन करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है ना जी। आपने शुरू कर दिया गरबा, डांडिया, और वो अब अलग स्वरूप ले रहा है। बिल्कुल। तीज का स्वरूप भी बदल चुका है। ब्राह्मणों ने कहा कि आपको खल्ली स्लेट छुआना है अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को सरस्वती पूजा में। बिल्कुल, हम लोग भी उस प्रोसेस से गुजरे हैं, है ना जी। आपने विसर्जन में दारू पी के गोली चलाना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि, अरे ब्राह्मणों ने नहीं कहा, मतलब ये त्योहार की जो वो है, किसने कहा तो पता ही नहीं है। मतलब त्योहार की जो बातें हैं, होली में आपको बड़े बुजुर्ग के पैर पे अबीर रखना है। बिल्कुल। हमने होली में तो अश्लीलता ही पार कर दी, बिल्कुल। डेफिनेटली सर। ठीक है। अब फायदे पे आते हैं कि किसका फायदा है त्योहार से, किसका नहीं है। अभी दिवाली भी था ना 2-4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले। बिल्कुल सर। दिवाली का जो ट्रेडिशनल स्वरूप है, या जो आप अपने घर में करते होगे, क्या करते हो? बिल्कुल सर, दीपक वगैरह लाते हैं, जलाते हैं। धनतेरस से स्टार्ट होता है। हाँ, धनतेरस से स्टार्ट होता है। क्या खरीदते थे पहले लोग? चांदी का सिक्का, हाँ, या बर्तन। बिल्कुल। हाँ, ये पैसा किसके पास गया? सोनार के पास। सोनार के पास। ब्राह्मण के पास नहीं गया। नहीं गया ना। दिया, मिट्टी का दिया। बिल्कुल सर। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, ये मूर्तिकार के पास मिट्टी का दिया, कुम्हार के पास गया, है ना जी। मिठाई और फल तो हर फेस्टिवल, हर चीज में डेफिनेटली। तो फल किसान का, हाँ, और मिठाई हलवाई और यादव की, ग्वाले की। हाँ, दूध से मिठाई बनेगा ना, खोआ से, कुछ से भी। ठीक है। पटाखा आप ला रहे हो। हाँ। घरौंदा, उसमें कुलिया चुकिया भर रहे हो।
बढ़ई का, जी है ना। ब्राह्मण क्या ले गया? 1 रुपया भी ले गया क्या आपके घर से? अभी तक तो नहीं। नहीं ले गया दिवाली में, अभी छठ भी था, हाँ, ठीक है। 4 दिन धूमधाम से सूप, हम्म, ठीक है। हम्म, फल, कुछ फल तो केवल छठ में ही दिखते हैं, हाँ, गागर नींबू जैसे ये सब हुआ, सब किसान का। जो खरना में प्रसाद चलता है, खीर, ये सब, दूध, ठीक है। जी, लकड़ी के चूल्हे पे बनता है। हाँ, ब्राह्मण तो कुछ नहीं ले गया, अभी तक तो नहीं। जन्म से लेके आप मरण तक देखो। अच्छा, पूजा में फूल भी चढ़ते हैं, हाँ, फूल माली का। माली का, किसी की मृत्यु होती है, कोई बड़ा आदमी अगर गुजरा, तब तो हजारों लाख के फूल बिक जाते हैं, फूल माला हार चढ़ाने के लिए उस दिन भी, और ब्रह्मभोज के दिन भी जब तस्वीर लगी रहती है तो, है ना। तो जैसे ही गुजरा कोई, सबसे पहले वो लकड़ी की वो आई, बढ़ई का, ठीक। फिर वो घाट पर जाते हैं, एम्बुलेंस या जिसमें ले जाते हैं वो तो छोड़ो, वो तो मॉडर्न डे ये है, ट्रेडिशन पे आते हैं, ठीक है। घाट पे गए, 7 मन लकड़ी, 9 मन लकड़ी, वो किसका? बढ़ई का, फिर वहाँ पे कमाई जो होती है, जो डोम राजा होते हैं, हाँ, ठीक है। वो तो मुंह मांगा मांगते हैं सर उस वक्त। नहीं, अब तो शायद ऐसा नहीं है, अब तो सब फिक्स है वहाँ पे। अच्छा, इस पे मुझे ध्यान आया ना, पता है, अब तो थोड़ा सा मैं परसों भी गया था एक दाह संस्कार में। ओके, परसों मतलब जिस दिन पहला अर्घ था छठ का, है ना। तो एक तो छठ का पहला अर्घ था, दूसरा सुबह गए थे, बहुत ज़्यादा और कोई लाशें नहीं थी वहाँ पे। तो एक मुझे वहाँ मिल गई, जो बेचती उस्ती है ना, वो सब हुमाद वगैरह सब कुछ, उन लोग की फैमिली से, जिनका मायके भी वहीं था, ससुराल भी वहीं था, 60-70 साल से वहाँ पे हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। मैंने उनसे आधा 1 घंटा बात किया, मुझे जो जो चीज़ पता लगी ना उनसे, वो कोई भी किताब पढ़ के पता ही नहीं लगता। जो अनुभव मैंने वहाँ का ले लिया पिछले 70-80 साल का, सारी कुछ, वो ज़मीन किसकी थी, किस तरह से लोगों को वो ज़मीन मिली, किसने दान दिया वो ज़मीन, या कैसे मिली, कोरोना में क्या हो रहा था। खैर तो हम डाइवर्ट हो गए, ठीक है। शादी होती है, अच्छा, फिर जो ब्रह्मभोज होता है तो मिठाई 5-6 तरह की, तो हलवाई और फल वाला और दूध, ये 3 तो बिल्कुल फिक्स कॉमन है जी। अभी दशहरा बीता है, पंडाल, ठीक है, मूर्तिकार, प्लस जो 4 दिन सड़क पे एकदम लाइट्स वगैरह होते भरी रहती है, नहीं पब्लिक जो रहती है। हाँ, मुझे कितने ऐसे लोग मिलते हैं ना जो कहते हैं उस 4 दिन में हम अपने पूरे साल भर का कर्ज उतार देते हैं। चाट बेचने वाले, दही बड़ा बेचने वाले, बिल्कुल, फास्ट फूड बेचने वाले, फास्ट फूड बेचने वाले, 4 दिन में पूरा परिवार लगा रहता है ठेला पे, 4 दिन में वो कहते हैं पूरा कर्ज उतार देते हैं। शादी जो होती है, अब तो बहुत इवेंट होती है, पहले एंगेजमेंट होती है, अब तो प्री वेडिंग से शुरू होती है। प्री वेडिंग से लेकर के बिल्कुल, एक एक कम्युनिटी हॉल उतना चार्ज करते हैं, डायमंड का रिंग एक्सचेंज होता है। अरे आप तो देखोगे फूल फेंकने वाले, हाँ, आप देखोगे कुछ लोग तो जोकर बने रहते हैं, आएंगे खाली आपसे हाथ मिलाएंगे, डेफिनेटली, ऐसे ऐसे करेंगे। और ब्राह्मण, इसमें ब्राह्मण नहीं बोलना है, पंडित बोलना है, पेशे की बात जो हो रही है ना, एज अ कास्ट नहीं, एज अ प्रोफेशन। पंडित क्या करता है, आपके यहाँ आता है, भूखा रहता है, पूजा करता है, उसकी दक्षिणा फिक्स है, वो लेकर चला जाता है। वो दक्षिणा उसकी वो भी नहीं होती है जो आपने 1 प्लेट खाना का रखा हुआ है, 2500, 3000, 5000 रुपए प्लेट जो खाना रखा है, वो भी उसकी दक्षिणा भी नहीं, उतना भी नहीं। वो तो खाता तो 1 प्लेट खा जाता है आपके यहाँ, वो भूखे रहता है। किसी चीज में आप देखो, कहां कहां ब्राह्मणों का फायदा है, माने पंडितों का कहां फायदा है।
मकर संक्रांति होती है, तिलकुट, हम्म, है ना, पूरा जो उस समय हुआ रहता है, दही दूध, पंडित क्या ले जाता है? दिवाली में आपके घर से कुछ ले ही नहीं जाता है, होली में आपके घर से कुछ ले ही नहीं जाता नहीं है, जाता है। छठ में आपके घर से कुछ ले ही नहीं जाता है। चारों तरफ खाली सिर्फ और सिर्फ बरगलाया ही गया है, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं गया है। कहाँ अपने फायदे के लिए बनाया है? और इसी बहाने इकोनॉमी को कितनी बूस्टअप मिलती है मिलती है सर, सही है। जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दशहरा में, दिवाली में इतनी बूस्टअप मिलती है ना, शादियों के सीजन में, जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और शादी एक जोड़ी साड़ी में भी होती है बिल्कुल। और 50,000 के लहंगे में भी होती है ना, 2-2 लाख के सूट में भी होती है। होती है सर, बिल्कुल। पर वो चाहे एक जोड़ी साड़ी में हो रही हो, चाहे 2,50,000 के लहंगे में हो रही हो, चाहे सूट में हो रही हो, ये पंडित को तो नहीं मिलता। नहीं मिलता है। आजकल पूरी की पूरी शहर के बाहर उसको क्या बोलते हैं, जहाँ लड़की लड़की वाले दोनों आ जाते हैं, लड़के लड़की वाले दोनों मिलके प्राइस शेयर कर लेते हैं, क्या तो उसका नाम है, और 3 दिन वहीं रहे, डेस्टिनेशन वेडिंग। अच्छा, हाँ। जी। अभी मुकेश अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी में, कहते हैं 4,000 करोड़ की शादी थी, 6,000 करोड़ की। 6,000 करोड़ की शादी। वो 6,000 करोड़ की शादी में पंडित कितना ले गया होगा? बिल्कुल। बाकी पैसा कौन ले गया, है ना? तो हर तरह से, ये तो मैं भी सुनता हूं आए दिन, कुछ भी हो जाए, अरे देखो 2 दिन बना दिया वो त्योहार। अरे उसने गणना किया है, बिल्कुल। उसने आपको साल के शुरू में पूरे साल भर की फेस्टिवल आपको दे दी है, कौन किस तारीख को पड़ेगी, आप उसका विरोध भी कर रहे हो और मना भी रहे उसी दिन। हाँ अजीब तमाशा है यार, है ना? जी। अजीब समस्या है ना। हाँ, आपको मनाना भी उसी दिन है उसी दिन है। और आपको निंदा भी करनी है इस प्रक्रिया की। तो वो जब चांद तारों की गणना करेगा, ग्रहों की गणना करेगा, जो दिन उसको मिलेगा वही तो बताएगा। बिल्कुल। कैसे वो बताता है कि इस दिन सूर्य ग्रहण लगेगी, और लग जाती है। और लग जाती है। आज तो लोग कह देंगे कि सैटेलाइट से देख लेता है, हम तो जब से पैदा लिए हैं तब से देख रहे हैं। आपके दादाजी कहते होंगे कि लोग बताते थे कि उस दिन लगेगी, उस दिन लग बिल्कुल जाती सर, थी। किसी गांव में आप बूढ़े कैसे बुजुर्ग गणना से करता है पूछेंगे, वो? पतरा देखते बताते थे वो। एक तो आपको बता रहा है वो, नहीं तो आप किससे पूछते रहोगे किस दिन क्या मनाना है, और फ्री में बता रहा है आपको। आपसे घर आके कोई पैसा लेता है क्या कि ऐसा करिए, मैं आपको पूरे साल भर का दे रहा हूं, नोट कीजिए और हमको पैसा निकालिए 1,000 रुपया? नहीं करता है। लेकिन उसने कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, आपने मानना शुरू किया। अब उसकी गणना में आ रही है कि अब अगले कुछ साल तक 15 जनवरी को रहेगी, तो आपको 15 बता रहा है, वो सही ही बताएगा ना। हाँ। है ना? और आप नहीं मानो ना, मुझे तो कोई फोर्स ही नहीं करता किसी चीज के लिए, मैं तो यही देखता हूं, आराम से मैं जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं करता कि कोई अगर उस मेरे घर में भी या कोई मानता है इन चीजों को, तो उसको मना नहीं करना। नहीं करते, और हम शामिल भी हो जाते हैं ना। बिल्कुल। हमारे कोई दोस्त क्या पूजा होगी हमको बुलाता है तो हम थोड़े नहीं चाहते, हम चले जाते हैं। क्या दिक्कत क्या है, उसकी खुशी है यार, बिल्कुल सर। उसका एक इवेंट है, हमको जाने में क्या समस्या है। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि आप यार यहीं जन्म लिए, चलो कभी हो आओ वहां पे बाबा धाम हो आओ, किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल, हमारे में ऐसा कुछ करते भी नहीं है लोग कि फोर्सफुल्ली आपको करना ही है। मैं तो कह रहा हूं ना, मेरी तो पोस्टिंग ऐसी ऐसी जगह हुई है। मेरी वाइफ की पोस्टिंग एक बार खाटू श्याम जी में थी 2 साल तक, तो मैं जाता ही था खाटू श्याम जी भी, लोग दूर दूर से आते हैं वहां दर्शन के लिए। मैं नहीं कहता क्या हो गया, आपको मानना भी है, आपको निंदा भी करनी है, छुट्टियां भी लेनी है, विरोध भी करना है। तो ये संभव तो नहीं है ना जी। अगर ये त्योहार नहीं होते ना, अगर ये त्योहार नहीं होते तो पंडित का क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता। और फिर मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा, पंडित का। पर आप ये सोचो कि ये सुनार का, कुम्हार का, मूर्तिकार का, इन लोग का क्या होता। क्या होता।
और किसी भी तरह के फेस्टिवल में, कोई भी आयोजन में, किसी भी तरह की पूजा में फल, खाना और दूध, मतलब किसान, हलवाई और ग्वाला अनिवार्य। अनिवार्य। अच्छा, मैं एक बात भूल गया। जी जैसे शादियां जो होती थी पहले, जी। तो लड़की विदा होकर डोली में जाती थी। हाँ सर। वो डोली उठाने का काम कहाँ का था? हाँ है ना? तो उनको काम मिला। जो शादी का निमंत्रण पत्र बढ़ता था, वो बांटने का काम नाई का था। नाई ठाकुर जिसको बोलते हैं, अच्छा। है ना? घाट पे भी काम उनका होता है हम्म। जब लाश जाती है तो। जी अच्छा, नाई पे ना मुझे याद आया, नाई ने ना कई बार अपने आप को, जो प्रोसेस ऑफ सैंक्टिटाइजेशन है ना एमएन श्रीनिवासन का, कि जो वर्ण व्यवस्था में लोग ऊपर आ सकते हैं, नाई लोगों ने कई बार प्रयास किया। 1921 की सेंसस में, 1931 की सेंसस में, 1941 की सेंसस में, कि उनको ब्राह्मण वर्ण में शामिल कर लिया जाए। 2 बार उन्होंने यह प्रयास किया। एक बार तो प्रयास किया कि चलो फिर राजपूत वर्ण में कर लिया, पर अंग्रेजों ने होने नहीं दिया। ये सारी जाति व्यवस्था जो है ना, जी। वर्ण व्यवस्था जो थी, ये जाति व्यवस्था का काम जो है ना अंग्रेजों का किया हुआ। एक कर्नल कूट होते थे, हैदर अली ने उनकी नाक काट ली थी। ठीक है, अब वो अपनी कटी हुई नाक लेकर के भागते भागते सीमा के बाहर गए, तो एक वैद्य मिला उनको। उसने पूछा कैसे कट गया? तो उन्होंने बोला कि अब ये पत्थर से ठोकर लग गई, टूट गया। तो उसने कहा कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, ये तलवार से कटी हुई नाक है, लेकिन मैं इसको जोड़ सकता हूं। दयालु था, उसने हैदर अली को रखा अपने पास, कर्नल कूट को। हैदर अली ने तो नाक काटी थी, नाक को जोड़ दिया, बिल्कुल सही कर दिया सर्जरी करके। 2-3 महीने बाद वो जब कर्नल कूट गया, तो उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात को बोली, और बोले कि हमारे डॉक्टर्स को सीखना चाहिए भारत में जाके सर्जरी। 200 डॉक्टर्स की टीम आई, सीखा। और वो पता वो सर्जन कौन थे? वो बाईकास्ट नाई थे। नाई अपने अच्छे सर्जन हुआ करते थे। उन्होंने कई बार कोशिश की अपवर्ड मोबिलिटी की, 3-3 जनगणना में, पर अंग्रेजों ने होने नहीं दिया। ये त्योहारों की बात हो रही थी, अपने फायदे की बात हो रही थी। जब नाई की मुझे याद पड़ी, तो मुझे ये बात भी याद पड़ गई। ओके सर। हाँ, अब आप अपना अगला क्वेश्चन पूछिए। चलिए सर, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अगला प्रश्न सर ये है कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने समाज में काफ़ी कृतियाँ फैला कर रखी है। कितनी सच्चाई है सर इस बात में? आप मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने सती प्रथा बनाई। पर मैं आपको उस व्यक्ति का नाम बताता हूं, राजा राम मोहन राय का, जी जिसने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके परिणाम स्वरूप विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाई। और राजा राम मोहन राय को मदद करने में, साथ में आंदोलन करने में, जो हम लोगों ने उस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के दादाजी का नाम लिया था ना, जी द्वारकानाथ टैगोर, उनका भी बड़ा योगदान था। ठीक है, आप मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने विधवा पुनर्विवाह पे रोक लगाई। पर मैं आपको उस व्यक्ति का नाम बताता हूं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिसने इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया और कानून बनानी पड़ी। खुद विधवा से विवाह किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए केशव जी कारवे जी आए। केशव जी कारवे जी ने भी विधवा से विवाह किया, बालिका अनाथ आश्रम खोले, देवदासी के खिलाफ आवाज उठाई। आप मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने बाल विवाह की प्रथा बनाई। पर मैं आपको बताता हूं, अच्छा, वो जो केशव जी कारवे थे ना, उन्होंने सीएनडीटी यूनिवर्सिटी भी बनाई, एसएनडीटी कॉलेज बनाई, बालिकाओं के पढ़ने का बहुत व्यवस्था किया जी। बालिका अनाथालय खोली। ठीक है ना? आप मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने बाल विवाह की प्रथा बनाई। पर मैं आपको बताता हूं, हरविलास शारदा जो एक बिल लेकर आए, जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बिल थी, जिसके लिए कानून बनी और न्यूनतम आयु निर्धारित की गई।
है ना। जी। आप मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने महिलाओं को पढ़ने से रोका, समाज में संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं दी। पर मैं आपको उस व्यक्ति का नाम बताता हूं, दयानंद सरस्वती जी, जिसने इन सारी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाए, उनको उनका अधिकार दिलाया। तो ये कुरीतियां किसने बनाई ये तो पता नहीं, ये पता नहीं बिल्कुल। लेकिन किसने मिटाई ब्राह्मण। ये तो, किस व्यक्ति ने मिटाई जी बिल्कुल सर। ये तो पता है। हाँ। तो बेहतर होता कि कुछ उनका भी प्रचार प्रसार करते जिसने ये कुरीतियां मिटाई, है ना। अच्छा, मैं गुड ह्यूमर में कहूंगा कि चलो ये तो अच्छा है कि सही टाइम पे ये रूस से आ गए यूरेशिया से आ गए ताकि कुरीतियां खत्म हो गई। खत्म हो गई। अच्छा, रूस से ये क्या करने आए थे आपके यहाँ? ये कोई आक्रमणकारी बन के तो आए नहीं थे। जो साइरस किंग आए थे या उसके पहले मगस्त वो आए थे, सिकंदर थे, एकेडेमियन किंग थे, मुगल थे, या आपके यहाँ तो कोई आक्रमण करने आए नहीं थे। और अगर रूस से आए थे तो फिर तो एकलव्य वाली बात बेमानी हो जाएगी। बेमानी हो जाएगी ना। कृष्ण सुदामा वाली बात भी बेमानी हो जाएगी। बेमानी हो जाएगी जी। कितनी संख्या में आ गए थे कि सबसे ज्यादा हो गए। और फिर रूस में इसका मतलब लोग संस्कृत बोलते रहे होंगे। हाँ, उनका ही प्राचीन भाषा वही रहा होगा सर। रहा होगा जी। और उसके बाद कितने ब्राह्मण वहां बचे? एक भी नहीं तो सब आ गए इधर, है ना, सब आ गए। जी। अच्छा, कुछ थ्योरी ये भी है जो कहती है कि आर्यन जो थे वो नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब थे, ये भी है। अब मेरी जो अपनी एनालिटिकल एबिलिटी है, न मैं इस थ्योरी का खंडन करने की स्थिति में हूं और ना मैं सपोर्ट करने की स्थिति में हूं। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं कि कहां से आए, आर्यन कौन थे, ट्राइबल थे नहीं थे, ये रूस से आए, यूरेशिया से आए, कहां से आए। मतलब मैं इसका मैं खंडन भी नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कुछ प्रश्न हैं जो प्रश्न के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो सर आज का जो एपिसोड है यहीं तक रखते हैं और अगला भाग हम बहुत जल्द करेंगे। आज के लिए सर थैंक यू फॉर बीइंग अस। और अपने दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे पॉडकास्ट को ऐसे ही देखते रहिए। मैं अगला तीसरा भाग ब्राह्मणवाद का जो होगा मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।